हेलो एवरीवन, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अध्याय 8 का ये क्लास 16 है और इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे इस टॉपिक पे मॉडल संविदा कृषि अधिनियम मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018। इसका पूरा नाम है, आप यहाँ देख सकते हैं, मॉडल कृषि उत्पाद एवं पशुधन संविदा कृषि तथा सेवा अधिनियम। इसमें भी दो वर्ड यहाँ छूटा हुआ है, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, यानी कि उसको प्रोत्साहन और सुविधाकरण। तो इंग्लिश में जो ये नाम है, ये पूरा कंप्लीट नाम है द मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, यानी कि इस पूरे चीज को प्रमोट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए, फैसिलिटेशन मतलब उससे रिलेटेड सुविधाएं प्रदान करना, इससे रिलेटेड 2018 का एक्ट है। इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। मॉडल क्यों लगाया गया है, तो पहले भी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर विषय राज्य का है लेकिन केंद्र चाहती है कि पूरे देश में एक तरह का वो कानून बने या लगभग कानूनों में ज्यादा अंतर ना आए उस विषय को लेकर के, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के पूरे देश में जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अलग अलग कानूनों में भी एक साम्यता बनी रहे, एक एकरूपता बनी रहे। इसीलिए विषय तो राज्य का है लेकिन केंद्र उसके लिए क्या करेगा कि मॉडल कानून बना देगा। राज्य उस कानून के आधार पर अपने अपने राज्यों में कानून बनाएंगे। ठीक है, लगभग 19-20 के आधार पे वही कानून बना रहेगा। अब इसमें एक और बात है कि प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक, यानी कि जो पशुधन है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, साथ ही साथ फार्मिंग और सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। यानी कि कृषि उत्पाद और कृषि उत्पाद के दौरान बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे मान लो कि कोल्ड स्टोरेज और इस तरह की बातें हैं, तो उन सब चीज़ों को भी यहाँ रखा गया है। यानी पूरा वैल्यू चेन जो है उसको भी रखा गया है आगे, और इसको विस्तार से आप देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या, इसको देखते हैं। हिंदी में इसको अनुबंध कृषि कहेंगे, अनुबंध खेती कहेंगे। इसका मतलब ये है कि किसान अपने ही जमीन पे खेती करता है, उसको कोई पैसा नहीं लगता है, इनपुट कॉस्ट उसका कुछ नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी पैसा उसको नहीं लगा। कॉन्ट्रैक्टर ही जो है, यानी जो कंपनियां हैं, वही क्या करेंगी कि खाद से लेके बीज, सिंचाई, मजदूर आदि आदि का जो भी खर्च है वो सब जो है कंपनियां उठाएंगी है। और पहले से ही क्या रहेगा कि एक दर जो है कि कितने दर पे, मतलब किस मूल्य पे सामान को लिया जाएगा फसल उत्पादन होने के बाद, ये पहले ही तय कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी कंपनी आदमी किसान के साथ अनुबंध करता है उसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, यानी कि जो कंपनियां हैं, कंपनियां आप मान सकते हैं, कॉर्पोरेट्स मान सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है मामला। अब इसमें देखो कि इसका काफी ज्यादा विरोध भी किया जा रहा था। विरोध करने का एक कारण ये था कि ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के टाइम वाली जो बात थी कि अंग्रेज क्या करते थे कि नील की खेती, चाय की खेती ये करवाते थे। ठीक है, खासकर नील की खेती करवाते थे वो। अब उसके लिए पहले से पैसा तय कर दिया जाता था, हर चीज पहले से, तो ऊपर से तो लगता था या अंग्रेज बोलते थे कि भाई किसानों के फेवर में ये चीज है। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम मूल्य पर उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, ये समझौता या अनुबंध किया जाता था। तो अंततः किसानों को क्या होता था, अंततः किसानों को नुकसान होता था और किसान धीरे धीरे पंगु भी होते चले जाते थे क्योंकि उनकी निर्भरता हो जाएगी। तो इस तरह से किसान अपने ही खेत पे क्या हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं। मतलब मेरा खेत है और कोई कंपनी आ रही है, कह रही है कि भाई तुम खेती करो, जो भी खेती का लागत है सब मैं दूंगा। ठीक है, और इतने मूल्य पे मैं लूंगा। अब क्या होगा कि किसान को ऊपर से तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो क्या करता है कि 6 महीना या साल भर, जो भी मान लो कि 6 महीना लगता है, 3 महीना लगता है, 4 महीना, जितना टाइम लगता है, तो 6 महीने तक उस खेत में वो खेती करता रहेगा, उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है। तो काम कर रहा है, पैसा मिल रहा है। तो खेती जो है कि एक हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, हमारे संस्कारों का एक अभिन्न अंग है, सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। कहीं ना कहीं वो एक मजदूरी का विषय बन के रह जाएगा। तो बहुत सारे लोग फिर उससे डिटैच भी हो सकते हैं, यानी कि उसको लगेगा कि भाई मैं 6 महीने मेहनत कर रहा हूँ, फिर पूरे परिवार के साथ मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इतना पैसा मिल रहा है, इससे अच्छा शहरों में जाके मैं मजदूरी कर लूँ। तो कहीं ना कहीं अनुबंध खेती का इन सब कारणों से विरोध भी किया जा रहा था। चलिए हम आगे बढ़े, इसके पहले एक और वर्ड आपके लिए बता देता हूं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अभी आधुनिक शब्द में दो शब्द ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं खेती के संदर्भ में, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक कॉर्पोरेट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आप समझ गए कि किसान ही खेती करेगा और अनुबंध उसके साथ कंपनियां करेंगी। कॉर्पोरेट फार्मिंग का मतलब है कि कॉर्पोरेट्स यानी कि कंपनियां खुद से खेती करती हैं। जैसे कंपनियां क्या करती हैं कि गेहूं के दाने से आटा बनाती हैं, इसमें बहुत ज्यादा वो फायदा ले लेती हैं, बस थोड़ा सा वो प्रोसेसिंग के माध्यम से। अब यहाँ जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है वो प्रोसेस मतलब एक तरीका तो है, अमेरिका और अन्य देशों में ये चल भी रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो पाया? क्योंकि वास्तव में अगर कंपनियां खुद ही खेती करने लगे तो उनको ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा।
ये तो मान लो कि गेहूं का उत्पादन किसान कर रहा है, लंबे समय तक वो अपने खेत में रहता है और वो उत्पादन कर रहा है, उसको बहुत ही कम लाभ मिला तब भी बेचारा कर ले जा रहा है। लेकिन गेहूं के दाने से सीधे आटा बनाने में कितना ज्यादा बेनिफिट मिल जा रहा है, प्रति किलो कितना रुपए मिल रहा है एक फैक्ट्री वाले को, तो उतना फायदा तो नहीं मिल पाएगा गेहूं के उत्पादन में। इसीलिए कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है बहुत ज्यादा भारत या अन्य देशों में सफल नहीं हुआ है, लेकिन वो भी एक तरीका है आधुनिक कृषि के संदर्भ में। अब ये जो मॉडल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, इसके प्रमुख अंशों को यहाँ देख लेते हैं। तो पहली बात तो संविदा कृषि को APLM जो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, इससे बाहर रखा गया है, यानी इसको स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, संविदा कृषि व्यवस्था में किसानों को निर्बल पक्ष यानी वीकर सेक्शन माना गया है। इसके अंतर्गत उत्पादन पूर्व, उत्पादन, उत्पादन पश्चात से जुड़ी सभी सेवा संविदाओं यानी कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को शामिल किया गया है। ठीक है, सभी चीज को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला है यानी वैल्यू चेन है, उसको भी शामिल किया गया। इसीलिए कानून में ही लिखा गया है, क्या है टर्म, सर्विसेज भी लिखा गया है। ठीक है, तो जितना भी खेती से रिलेटेड मामला है वो सब इसमें शामिल किया गया है। संविदा किसानों के द्वारा किसानों की भूमि पर कोई भी स्थायी भवन या संरचना का निर्माण नहीं किया जाएगा। ठीक है, संविदा किसान के द्वारा किसानों की भूमि पर कोई भी स्थायी भवन या फिर संरचना का निर्माण नहीं किया है। संविदा किसान यहाँ जो कंपनियां हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो उनको कहा जा रहा है संविदा किसान। ठीक है, तो उनके द्वारा मान लो कि कोई जमीन है, इस पे कोई किसान है अपना क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। ठीक है, और पहले से मूल्य तय है वगैरह वगैरह। अब यहाँ कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा, ये नहीं कि धीरे धीरे कंपनियों का उस पर कब्जा हो जाए। तो किसानों को ध्यान में रख के ये बात करी गई है। इसके अलावा संविदा किसान के पास किसानों की भूमि पर किसी भी प्रकार का स्वामित्व का अधिकार नहीं होगा, टाइटलशिप नहीं होगा। यानी कि बस वो संविदा कृषि हो रही है, ये नहीं कि उसके खेत पे कब्जा हो गया। तो खेतों को लेकर के किसानों को एश्योर करने के लिए किया जा रहा है, बट किसानों की जो चिंता है वो इससे भी ज्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि कृषि पूरी तरह से जो है एक संस्कार और संस्कृति का पार्ट है। अगर किसान उसमें मजदूर बन के रह जाता है तो किसान उस काम से ही क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी इसका नुकसान को देखेंगे, वैसे इसके फायदे भी बहुत सारे बताए जा रहे हैं। अगर किसान प्राधिकृत करे यानी ऑथराइज्ड करे तो किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आगे देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, एवं किसान उत्पादक कंपनी यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज संविदा किसान यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हो सकते हैं। तो अब एक सवाल उठ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मर कौन कौन हो सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो है किसान उत्पादक संगठन भी हो सकता है और किसान उत्पादक कंपनी भी हो सकता है। इसके अलावा अन्य जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सब भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है पीटी का। अब देख लो, ये जो टर्म पीछे आया था फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO, पीछे था ना एक टर्म FPO, देख रहे हो आप, ये है FPO। तो FPO का मतलब क्या होता है, तो FPO का मतलब समझने के लिए आपको पहले PO समझना है, यानी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये नाबार्ड का जो वेबसाइट है वहां से मैंने लिया है, पीटी के लिए बहुत ही धाकर एक लाइन आपके पास है। तो देखो, PO का मतलब होता है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्पादक लोगों का संगठन, उत्पादक लोगों का संगठन इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो जो भी प्राथमिक उत्पादक हैं, प्राथमिक चीजों के उत्पादक हैं, जैसे कि मान लो किसान है, ये प्राथमिक उत्पादक कहलाएगा। इसके अलावा मिल्क प्रोड्यूसर है, ये भी किसान है, ये मिल्क प्रोड्यूसर यानी दुग्ध उत्पादक है, इसको भी किसान ही माना जा सकता है। तो ये भी प्राइमरी सेक्टर का प्रोड्यूसर है। इसके अलावा फिशरमैन है, मत्स्य पकड़ने वाला मत्स्य उत्पादक कह सकते हैं, ये भी प्राइमरी प्रोड्यूसर। मतलब जो जो प्राइमरी सेक्टर का चीज है उन सबके जो प्रोड्यूसर होंगे, उन सबके जो प्रोड्यूसर होंगे उनके लिए एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्पादक संगठन बन सकता है। और ये उत्पादक संगठन मतलब ये सब बना सकते हैं अपना अपना। जैसे मान लो कि किसान बनाएंगे तो उसको कहेंगे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो कि मिल्क प्रोड्यूसर बनाएंगे तो मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन वो बना सकते हैं। फिशरमैन बना रहे हैं तो फिशरमैन प्रोड्यूसर, या ऐसा कर सकते हैं कि फिशरीज प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से वीवर्स का है तो उसका भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। रूरल आर्टिशियंस जो हैं वो भी अपना प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक वैध एक व्यवस्था होती है, और इसके अंतर्गत ये होता है कि जो भी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक हैं वो अपना अपना इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। यही क्या कर सकते हैं, यही जो है अपनी अपनी कंपनियां भी बना सकते हैं। ये जो PO हैं, PO कैन बी प्रोड्यूसर कंपनी, कैन बी अ प्रोड्यूसर कंपनी, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो सकता है, और या फिर अदर लीगल फॉर्म इसका हो सकता है।
तो ये जो पीओ है ये है क्या, ये वास्तव में एक तो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है। ये संगठन एक कंपनी के रूप में भी हो सकती है। तो जब कंपनी के रूप में होगी तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे एफपीसी, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, एफपीसी, यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वास्तव में एफपीओ ही एफपीसी कहला सकता है, क्योंकि एफपीओ जो है कुछ ना कुछ तो होगा ना। ये कहा जा रहा है कि ये लीगल एंटिटी है, तो लीगल किस फॉर्म में, तो या तो ये कंपनी के फॉर्म में हो सकता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी के फॉर्म में हो सकता है, या अन्य जो लीगल कानूनी वैध एक फॉर्मेट है उसमें ये हो सकते हैं, ठीक है। एफपीओ जो है एफपीसी हो सकता है, तो पीछे के लाइन में दोनों चीज कहा गया है। तो चाहे वो एफपीसी हो या फिर एफपीओ हो, ये सब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मर बन सकते हैं। चलिए आगे। संविदा किसान द्वारा उत्पादन के पहले की गई संविदा के अनुसार सकल उत्पादों की खरीद बाध्यकारी होगी, यानी कि जो भी संविदा किसान है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मर होता है कंपनियां जो हैं, ठीक है, तो वो पहले से तय करके रखी होगी कि भाई हम इस मूल्य पे सामान ले लेंगे, तो जब उत्पादन हो गया तो उसको लेना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है बस। संविदा समझौते के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अब जो व्यवस्थाएं हैं, जो समितियां हैं, उन समितियों का नाम आप देख लीजिए। संविदा कृषि के प्रोत्साहन के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा कृषि सरलीकरण समूह बनाया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगर मान लो कोई विवाद हो रहा है तो विवाद निपटारे की व्यवस्था भी की गई है। यह अधिनियम सरलीकरण और प्रोत्साहक प्रवृत्ति का है, नियामक प्रवृत्ति का नहीं है, मतलब रेगुलेटरी प्रवृत्ति का नहीं है। बस ये क्या कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सरलीकरण कर रहा है और उसको प्रोत्साहन दे रहा है। सरलीकरण कर सकते हैं या सुविधाकरण कर सकते हैं, फैसिलिटेशन हो तो सुविधाकरण या सरलीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस उद्देश्य से है, रेगुलेट करने के लिए उस क्षेत्र को नहीं है। अब संविदा कृषि का कुछ पक्ष भी हो सकता है, कुछ विपक्ष भी हो सकता है। तो पक्ष तो सरकार की तरफ से पक्ष की ही बात करी जा रही है, लेकिन कुछ जो अन्य जो विश्लेषक होंगे उसके विपक्ष की भी बात करेंगे। तो पहले पक्ष की बात कर लेते हैं, क्या है पक्ष। तो कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि संविदा कृषि के प्रोत्साहन से न सिर्फ कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों के थोक खरीदकर्ताओं और कृषि उद्योगों से जुड़ जाने के कारण कृषिगत आय भी बढ़ेगी। अब ये सब कुछ फायदे बताए जा रहे हैं, ठीक है, हर चीज का प्रो एंड कॉन्स होता है। तो यहाँ कुछ फायदा बताया जा रहा है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, चूंकि पहले से कह दिया गया है कि भाई जो भी उत्पादन होगा हम ले लेंगे। मान लो कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का उस पर निर्भर करता है, लेकिन नॉर्मली यही होगा कि आपके खेत में, इतने खेत में जो भी उत्पादन होगा हम ले लेंगे और इस मूल्य पे लेंगे। तो किसान एश्योर हो जाएगा कि मेरा सभी उत्पादन जो है बिक जाएगा और बहुत मेहनत करेगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ ये भी बात है कि किसान कृषि कार्य करने में जो पैसा लग रहा है, जो धन लग रहा है, वो कंपनियां दे रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से फायदा हो सकता है। हालांकि वाणिज्यिक फसलों के लिए, यानी कपास, गन्ना, तंबाकू, चाय इत्यादि के लिए देश में पहले से ही अनौपचारिक संविदा कृषि की व्यवस्था थी, लेकिन अन्य कृषि उत्पादों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब अनौपचारिक रूप से, इनफॉर्मल रूप से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था थी। वैसे वर्ष 2000 में संविदा कृषि की आधिकारिक घोषणा की गई थी, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि अनौपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत पहले से चल रहा है, 30 वर्षों से भारत में चल रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत यह स्पष्ट होता है किसी भी स्थिति में कंपनी किसान की जमीन की न तो खरीद बिक्री करेगी, वही है क्योंकि किसानों को यहाँ वीकर सेक्शन बताया गया है, इसीलिए किसानों के फेवर में कुछ बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। अब इसका विपक्ष देख लेते हैं कि संविदा कृषि का क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक तो ये बताया जा रहा है कि खास करके पंजाब, हरियाणा, जहाँ कृषि कार्य बहुत बड़े स्तर पर होता है, तो वहां बता रहे हैं कि किसानों को फायदा तो हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो फायदा है वो बड़े किसानों को ही हुआ है, ठीक है, बड़े किसानों को। क्योंकि कोई भी जो कंपनी है, जो फैक्ट्री कंपनी है, कॉर्पोरेट है, वो कैसे किसानों के साथ अपना अनुबंध करेगा, तो वैसे किसानों के साथ अनुबंध करेगा जिसमें सभी सुविधाएं हैं, बड़ा सा खेत है, उसमें सिंचाई की सुविधा है, फेंसिंग है, जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं वो सब सुविधाएं हैं। तभी तो कोई मतलब जो कंपनी है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का किसानों के साथ करेगा। तो बड़े बड़े किसानों को तो फायदा हो जाता है, छोटे किसानों को फायदा इसका नहीं हो पाता है। ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात भी है, ठीक है। अब यहाँ तक छोटे किसानों के लिए ये मामला अलाभकारी हो सकता है कि वो अपनी जमीन बेच भी दें, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो कि इतनी बड़ी जमीन है, क्लास 9th का एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, तो ये पहले ही चैप्टर में इस तरह का कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर पाओगे। तो मान लो कि किसी के पास कुछ लोग, मतलब ऐसे हैं कुछ किसान जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन है, मान लो कि ये 2 बड़ी बड़ी जमीन है
और ये भी एक बड़ी ज़मीन है। बाकी जो ज़मीन है वो छोटी छोटी ज़मीन है, ठीक है। बाकी जो ज़मीन है वो क्या है, बहुत छोटी छोटी ज़मीन है, इतनी छोटी ज़मीन है। तो इधर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत काम कर रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत काम किया, क्लियर है। अब क्या है, मान लो ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत काम किया, क्योंकि जो कंपनियों का झांसा जब होता है कि कंपनियां मतलब एक तरह से लोभ भी देती हैं कि भाई आपको ये फ़ायदा, शुरुआत में तो ऐसे ही होता है ना, कि शुरुआत में ऐसे ही होता है कि कंपनियां जो है अलग अलग तरीके से प्रलोभन भी देती है, झांसा भी देती है, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कंपनियों का अपना है लाभ कमाना, तो उस हिसाब से लाभ कमाती है। तो मान लो कि ये 3 किसान जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लगे, इनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सारी बातें होंगी, शुरू में तो ऐसा होगा ही होगा। अब ये जो छोटे छोटे किसान हैं इनको जो है वो सब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अब यहाँ जो है मान लो कि यहाँ सिंचाई इनकी हो रही है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सबका बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये किसान भी चाहेंगे कि ये सब जो खेत है ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत आए, तो इस पर भी दबाव बनने लगा, भाई तुम अपना जमीन जो है हमें बेच दो, हम खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो कि इस क्षेत्र में पेस्टिसाइड है, सॉरी ये कीट हैं, तो वो क्या होंगे कि वो कीट इन सब खेतों में भी जा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कीड़ा है तो इस क्षेत्र में भी जा सकता है। इसी तरह से ये होगा कि यहाँ अलग अलग तरह की सुविधाएं हैं, यहाँ वो सुविधाएं नहीं है, तो ये डीमोटिवेट होंगे। मैंने ये प्रत्यक्षतः देखा है कि अगर एक बड़ा सा गांव है उसमें कुछ लोग जो है खेती करना छोड़ देते हैं, या उनके खेती के तरीके में बदलाव होता है, या फिर इनके फसलों में भी बदलाव होगा, ठीक है। कई बार इनके फसलों में, तो अभी तक जो सब मिलजुल के खेती करते थे, अब कुछ कंपनियों के लिए जब खेती करने लगेंगे तो जो छोटे छोटे किसान हैं वो कृषि कार्य करने से डीमोटिवेट होंगे। डीमोटिवेट होने से ये हो सकता है कि ये कृषि कार्य छोड़ करके शहरों में जाकर के मजदूरी ही करने लगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है छोटे किसानों के लिए नुकसानदायक बताया जा सकता है। भविष्य में ये अपनी जमीन को क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ठीक है। कई सारी बातें हो सकती हैं। अब देखो डाउन टू अर्थ का एक मैंने यहाँ स्लाइड लगाया है, यहाँ लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। अब इस पे पूरा एक आर्टिकल लिखा गया था और इसके कुछ बातों को मैंने अपने नोट्स में शामिल कर लिया है, बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस पे एक नेगेटिव पक्ष से भी आ जाता है। कॉर्पोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अंतर क्या है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कॉर्पोरेट फार्मिंग का मतलब हुआ कि कंपनियां खुद से जब खेती करती हैं, ठीक है, अपने लोगों को लगा करके, तो वो कॉर्पोरेट फार्मिंग कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का करना। अब ये भी बताया गया किस तरह से भारत और अमेरिका जैसे देशों में ये ज्यादा सफल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट फार्मिंग का एक बेस भी तैयार करेगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो चलिए आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के एक प्रश्न आपके सामने रखा गया है मुख्य परीक्षा का। इस प्रश्न का आप जवाब दें। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं अगर उस पर कमेंट ना भी करूं, रिप्लाई ना भी कर सकूं, तब भी अन्य बच्चे उसको पढ़ेंगे, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा आंसर आप सार्वजनिक रूप से पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।